मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर का बड़ा चर्चा था। हमें बताया गया कि आप स्टे ट्यून्ड रहें, तैयार रहें, और ये भी बताया गया कि बैक इन द सीट। इन ट्वीट्स के बाद बहुत ज़्यादा ख्याल था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज आएंगे और अपना बयानिया सुनाएंगे। वो बयानिया उन्होंने सुनाया, लेकिन वो बयानिया था जो हम पहले भी सुन चुके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बहुत सारी दोहराई हुई बातों को दोहराया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मुकम्मल तौर पर तकरीर का खुलासा है, उसका आधा हिस्सा इस साउंड बाइट के अंदर मौजूद है। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफ़ी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सज़ा दी गई? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था? आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई? क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया? मुझे पता लगना चाहिए, क्यों 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी, वो 250-300 तक कौन लेकर गया? जरा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज पूछता हूं। आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? ये मेरा सवाल होता है। मेरा अपने बारे में जो सवाल होता है, उसके पीछे ये होता है सवाल। असल सवाल ये है। जो आपको तब्दीली नज़र आती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान में, बयानिया में नहीं, बयान में, वो ये कि अब वो अपनी बिपता बताते हैं, लेकिन हवाला अवाम का देते हैं। बहरहाल उनके दिल के अंदर जो दर्द है, उनके साथ जो बीती है, वो मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पा रहे। वो आपको अभी भी बता रहे हैं कि वो खुद पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से अवाम को इस बिपता में मुब्तला किया गया, लेकिन सवाल वो अपने बारे में उठा रहे हैं। तो उसकी समरी उनकी तकरीर में आपको यहाँ पर नज़र आती है। मैं अगर 2013 के बाद अपने ख़िलाफ़ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। इसका आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ और उसका पहला मरला 28 जुलाई 2017 को ख़त्म हुआ, जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई, किस तरह एक JIT के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर, किस तरह उस JIT की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह एक जज ने खुद दरख्वास्त गुजार को पैगाम भेजा। आप जानते हैं, मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास आओ। फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज, जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे सब मुकदमे झूठे निकले। तो तकरीर में बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ इतनी तब्दीली की कि अपने साथ जो बीती है उसको अब आवाम के रेफरेंस से आपके सामने रख रहे हैं। वो धरनों की बात करते हैं, वो जस्टिस खोसा की बात करते हैं, वो एहतसाब के लिए जो इंतज़ाम किया गया था मॉनिटरिंग जजेस के हवाले से, वो जिक्र करते हैं। वो अपने वालिद की मैयत को कंधा ना देने की बात करते हैं, वालदा का ताबूत ना उठाने की बात करते हैं। अहलिया जब आखिरी सफ़र पर रवाना हो रही थी तो उनका साथ ना देने की बात करते हैं, अपने ज़ख्मों की बात करते हैं, लेकिन बात ठहरा रहे हैं वो आवाम के हवाले से और कहते हैं कि
असल में आपको ये जानना चाहिए कि क्यों आपके साथ ये सब कुछ किया गया। और ये भी आखिर में उनकी तवक्को है कि अवाम खुद अदालत हैं और 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे उसके अंदर आप अपने आप को ख़ुद बरी करेंगे इस निज़ाम की जकड़ के साथ। लेकिन क्या ये बयानिया मौसर होगा? 2 बातों पर इसका इन्हिसार है। एक तो ये कि इंतखाबात क्या होंगे या नहीं होंगे। जब हम इस तज्ज़िये से अगले हिस्से में जाएंगे तो हम आपके सामने 2 इश्यूज़ रख रहे होंगे इंतखाबात के हवाले से। एक का ताल्लुक अदालती मामलात के साथ है और दूसरे का ताल्लुक दहशतगर्दी के मामलात के साथ है। लेकिन मियाँ साहब का मफरूज़ा ये है कि 8 फरवरी को आवाम उनको दोबारा से मुंतखब करके अपने आप को इस निज़ाम के चुंगल से छुड़वाएंगे और मियाँ साहब को रिडीम कर लेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल मियाँ नवाज शरीफ की आज की तकरीर के हवाले से उठाया जा सकता है वो ये कि वो सारे सवाल किस से कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस कौन सी है। आवाम को ये कह रहे हैं कि पता होना चाहिए कि किसने आपके साथ ये किया। अपने बारे में कहते आ रहे हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों किया गया। ये सवाल क्या वो पुराने जर्नैलों से कर रहे हैं? ये सवाल क्या वो पुराने जजेस से कर रहे हैं? अगर वो उनसे कर रहे हैं तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? और अगर ये सवाल वो मौजूदा आर्मी चीफ से कर रहे हैं, मौजूदा DGISI के सामने कर रहे हैं, मौजूदा कोर कमांडर्स के सामने कर रहे हैं, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान के अंदर जो सबसे बड़ा आपको झोल नज़र आता है वो ये कि वो सवाल उठाते हैं और हम सबको पता है कि उनके पास इसके जवाब मौजूद हैं, लेकिन वो जवाब मुकम्मल तौर पर देते नहीं हैं। वो तसलसल के साथ नाम नहीं लेते और फिर हमें यह नहीं बताते कि जिनके सामने वो सवाल रख रहे हैं वो लोग हैं कौन। वो पिंडी में बैठे हैं, वो अपारा में बैठे हैं, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सिर्फ सवाल उठाने पर मामूर हैं, जवाबात की उनको तलाश नहीं है क्योंकि उनको जवाब का पता है, लेकिन मौजूदा हालात में वो जवाब दे नहीं सकते। तो जब तक ये बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से मुकम्मल कहानी की सूरत में सामने नहीं आएगा, जब तक ये बयानिया ये साबित नहीं कर पाएगा कि इनकी ऑडियंस कौन सी है, ये सवाल भेज किस तरफ रहे हैं, तब तक इस बयानिए का असर बहुत कम रहेगा। अगली तकारीर में हम तवक्को ये करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सवाल उठाने के बजाय जवाबात मुहैया करें। बहरहाल मफरूज़ा यही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को इंतखाबात में अपने आप को सुरखरू होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन क्या ये इंतखाबात हो रहे हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया मुर्तज़ा सोलंकी का, जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। जो सियाक़ो सबाक़ है हमारे दौरे का वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में से उस तमाम स्टाफ को जिसने इंतखाबात को कंडक्ट करना है उनकी तैनाती को रोक दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के पेश नज़र वो तमाम ट्रेनिंग जो हमने अपने स्टाफ को देनी थी वो ट्रेनिंग भी हमने रोक दी है। तो अगर स्टाफ जिसने इंतखाबात करवाने हैं वो तैयार नहीं हो पा रहा, वो ट्रेन नहीं हो पा रहा और मामला अदालत के अंदर चला गया है, तो हम कैसे ये मफरूज़ा बना लें कि इंतखाबात को रोकने की साजिश नहीं हो रही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सहाफ़ी भी हैं और निगरान वज़ीर भी हैं। हमारा ख्याल था कि शायद मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास कोई ख़ास इंसाइट अवेलेबल हो, उन्होंने हमें अपना तज़्ज़िया ज़रूर दिया। हम ये भी इनसे जानना चाह रहे थे कि क्या निगरान सेटअप इस बात पर खुश होगा अगर ये निगरान सेटअप एक्सटेंड होता है अदालती या सियासी वजूहात की बुनियाद पर। बहुत शुक्रिया जी। हमारा तो ख्याल था कि आपकी हुकूमत के दिन जो है वो थोड़े रह गए हैं और आपका भी यही ख्याल था जब भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन अब ये लाहौर कोर्ट की तरफ से जो तमाम निज़ाम में खलल डाल दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कहा है कि जिनको उन्होंने ट्रेनिंग करनी थी इलेक्शन के स्टाफ को, ब्यूरोक्रेसी को, वो मुअत्तल कर दी गई। तो मैं ज़रा आपका असेसमेंट जानना चाहूँगा, सिर्फ बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं, समबडी जिसकी पॉलिटिकल सेंस बहुत अच्छी है, कि ये व्हाट इज़ हैपनिंग, ये वाक़तन कानूनी आइनी मामला है या सियासी मामला? मेरे ख़्याल में ये एक बुरी ख़बर है, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो अदालत उज़्मा है वो इस मसले का कोई हल निकाल लेगी। लेकिन फौरी तौर पर यह धचका ज़रूर है। बज़ाहिर ये लगता है कि एक कोशिश की गई है कि जिस तेज़ रफ्तारी से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के अमल में जा रहा था और आज और कल में इलेक्शन का जो निज़ामुल औकात है वो भी देने जा रहा था, उसमें एक आर्जी एक रखना ज़रूर पड़ा है
और ज़ाती तौर पर और काबीना के तौर पर भी मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई है कि हमारी जो मुद्दत है उसमें अगर 1 घंटे का भी इजाफा हो तो ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इस मुल्क का जो आइन है उसकी प्रियम्बल में तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है। तो जितना जल्दी हम उस मुंतखब निज़ाम की तरफ जा सकें वो बेहतर हो। हैरानी हुई जब आपको ये पता चला कि ये हो रहा है, क्योंकि उससे पहले ये था कि अदालत से हमें स्टाफ लेना चाहिए, अदालतों ने इनकार कर दिया, फिर ब्यूरोक्रेसी का मामला आया, तो उसके ऊपर इस अदालत की तरफ से आ गया। तो आपको हैरानी हुई कि अभी तो हमारा ख्याल था कि इलेक्शन के बड़े करीब जा रहे हैं, या नहीं हुई हैरानी? मुझे हैरानी भी हुई और मुझे अपने जहन पर जोर डालना पड़ा समझने के लिए कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई रास्ता नहीं था ये जो कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि जब पिछली क़यादत थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए थे और उन्होंने जहां सिक्योरिटी और माली मामलात के हवाले से हुकूमत की शिकायत की थी, वहाँ ये उन्होंने दरख्वास्त की थी कि जो आला अदलिया है वो हमें जुडिशल ऑफिसर्स दे ताकि उनको हम ये रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो मुकर्रर करें, लेकिन वो उनको नहीं दिए गए थे। तो उनके पास और कोई रास्ता था नहीं सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने का। 2018 के इंतखाबात में भी जुडिशल ऑफिसर्स नहीं थे। 2013 और 2018 के अंदर दोनों ही तजर्बात हो चुके। तो ऐसा नहीं है कि निज़ाम के अंदर दोनों किस्म के स्टाफ से इंतखाबात नहीं करवाए, दोनों हो चुके हैं, बड़ा एतराज़ नहीं उठाया। लेकिन पिटिशनर के जाविये से देखते हो, एक पिटिशनर है जो PTI है, उनका पब्लिक स्टैंड हमेशा ये रहा है कि आपने इंतखाबात को खुद डिले कर रहे हैं, इंतखाबात से भाग रहे हैं आप। तो ज़रा पिटिशनर की थोड़ी सी हम तज्जियाती तौर पर एक असेसमेंट कर लेते हैं कि क्या है। बज़ाहिर तो आपको हैरानी होती है कि जो लोग कहते थे कि 90 से 91 दिन पर जाएंगे तो आपकी हुकूमत गैर कानूनी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा एक जुल्म हो गया है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, फिर आप इस तरह की कोई कार्रवाई डालें जिसके नतीजे में लामहाला इंतखाबात में ताख़ीर के इम्कानात पैदा हों, तो हैरत तो होती है। लेकिन मैं अपना एक साबिक सहाफ़ी और साबिक तज्ज़ियाकार की टोपी पहन के ज़रा देखने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का खुदकुश बयानिया उनकी जमात ने अख्तियार किया था और जिस तरह की कार्रवाइयाँ की थी 9 मई समेत, उसमें जिस तरह की ये एक बनास्पति जमात बनी थी, उसमें इलेक्शन जो एक बिल्कुल एक साइंस है, जो सिर्फ किसी एक मकबूल शख्स पर नहीं लड़ा जाता, ख़ास तौर पर हल्के की जो सियासत है, उसमें मुझे लगता है कि उनको नज़र आया कि वो न सिर्फ ये कि पहले और दूसरे नंबर पर नहीं होंगे, बल्कि शायद तीसरे चौथे नंबर पर चले जाएंगे। उस डर से उन्होंने इलेक्शन से फ़रार का रास्ता अख्तियार किया। ये मेरा तज्ज़िया है, मेरे पास ठोस मालूमात नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हक़ाइक़ हों, जो बात यकीनी है वो ये है कि उन्होंने ये एक बज़ाहिर एक तगड़ी कोशिश की है इंतखाबात को मौखर कराने की। अदालत को क्या सूझी? क्योंकि हमने अदालतों के अंदर से तो बहुत आवाज़ सुनी, मुकदमात हम कवर करते रहे, यहाँ पर जज साहबान की ऑब्जर्वेशंस का तज्जिया कर कर के हमारी ज़ुबान सूख गई, टीवी के ऊपर जगह नहीं मिलती थी जज साहबान जब इंतखाबात की हतमी तारीख की बात कर रहे थे। तो उसी घर में से अब उसको एंटरटेन भी कर लिया गया। उस जाविये से आप इसको कैसे देखते? देखें, क्योंकि ये एक सब जुडिस मामला है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस ये जो इंटरम रिलीफ जो दिया गया है उस पर कोई तबसरा करूं, क्योंकि अभी इस पर कोई एक बेंच बनना है लाहौर हाई कोर्ट का, अभी उसने फ़ैसला देना है और ये ऐन मुमकिन है कि कोई फ़र्द या जमात या ख़ुद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको रुकवाने की कोशिश करे। ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुली अदालत में कह चुके हैं, मीडिया को एक तंबीह कर चुके हैं कि आप इस पर शक भी ना करें, ऐसी बात भी ना करें कि इलेक्शन के बारे में कोई वसवसे, कोई कैसा अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा बात आती है तो अपनी लाइफ पार्टनर के कान में कह दें। जी, पब्लिकली करेंगे तो हद तक के आइन और हद तक के अदालत हो जाएगा। तो मुझे लगता यह है कि जो उमूमी जो मूड है
ये उसके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया है और ये एक अबरेशन भी हो सकती है बजाय इसके कि ये कोई मुस्तकिल एक कोई बात हो। इसलिए मैं अभी तक वो एक पुरुमीद हूँ कि ये एक आर्जी एक झटका है और हम जो जमहूरियत की जो पटरी है उस पर चल पड़ेंगे। हम उस कोर्ट से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे हैं जिसके अंदर ये तारीख दिलवाई गई थी और हमारा ख्याल था और ख्याल अभी भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आयरन क्लैड तरीके से तारीख दिलवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख नहीं दी। फैसले में वाज़ेह अंदाज से लिखा गया कि कैसे बाकायदा कंसल्टेशन करवाई गई इलेक्शन कमीशन की और सदर मुमलिकत की, और फिर ये कहा गया कि सदर मुमलिकत तहरीरी अंदाज से तारीख दें, और फिर कहा गया कि भाई अब ये पत्थर में लकीर है। सो प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी तो बनती है, सब्सिडिस तो है, लेकिन जेन्युइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इतना वाज़ेह एक स्टैंस लिया हुआ है। जब ये भी तनबीह करते हैं कि आप र्यूमर भी नहीं फैलाएं, आप सरगोशी में भी बात ना करें, तो उसके ऊपर अदालत के अंदर से पिटीशन को एंटरटेन करना और वक्ती तौर पर इसी धचका, तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार आपको लगता है ज़्यादा प्रोएक्टिव हो सकता है इस मामले पर? मैं इस बात को भी खारिज इम्कान करार नहीं दे रहा कि जहाँ पर इस मुल्क के अंदर अज़ खुद नोटिस की एक तारीख़ है, तो इससे बड़ा अवामी और कौमी अहमियत का मामला कौन सा हो सकता है मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से, और वो भी उस चीफ़ जस्टिस के हवाले से जब आइन की 50वीं सालगिरह थी तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस पैदल चल कर गए और जाकर पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े हो गए और अपनी एक जानिबदारी आइन के साथ साबित की। तो अगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद नोटिस ले ले जो लोअर हायर कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल। आखिर में आपके हाथ जो इंतखाबात आए हैं, यानी जब आप इस निगरान हुकूमत का हिस्सा बने हैं और ये जो निगरान हुकूमत है, तो वो इंतखाबात हर दूसरे मोड़ के ऊपर कहीं भी उनको धचका लगता है, कभी उसके ऊपर कोई सवाल उठाया जाता है, तत्ल पहले ही हो गया है। सो डू यू रिफ्लेक्ट के मतलब हमारे अगर हमने करवाने ही थे इंतखाबात तो शायद कुदरत जो है या निज़ाम जो है कोई हमें साफ़ सुथरी सीधी लकीर वाले इंतखाबात देता कि हर मोड़ के ऊपर इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान है। वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि मतलब क्या ऐसा निज़ाम है? दूसरे ममालिक के अंदर तो कूड़ा करकट उठाने की डेट भी कैलेंडर पर लिखी होती है और कूड़ा उठाने वाले उस डेट पर आके कूड़ा उठाते हैं। And every time we try to hold elections, there are these problems. मेरे ख्याल में ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन कौमों की तारीख़ में बहुत पस्ती के लम्हात भी आते हैं और इस वक्त शायद हम उस दौर से गुज़र रहे हैं। लेकिन मैं जो नौजवान लोग हैं उनको उम्मीद ही उनके हवाले से एक पुरुमीद सोच ही रख सकता हूँ कि जो कुछ हमसे ना हो सका वो शायद करेंगे और बेहतरी लाएंगे। और ये जो अदम यकीनी है ये एक सीज़न है, ये वे ऑफ लाइफ नहीं है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने अपना तज़िया तो हमें दे दिया। अदालती मामलात के ऊपर खुलकर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन सियासी मामलात को उन्होंने खुल के बयान किया। अदालत की तरफ से ये जो तात्तुल पैदा किया गया है इसका ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ अदालत का ही नहीं है, मामला एक दहशतगर्दी की नई लहर का है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नज़र आ रही है। इन हालात में अदालती और सियासी दावपेच अपनी जगह पर, जो दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान के गिर्द हसारबंदी की जा रही है, क्या उसकी वजह से इंतखाबात के ऊपर असर पड़ सकता है? ये जानने के लिए हमने इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी के ऑफिस का विज़िट किया और वहाँ पर उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किया, जो आप ब्रेक के बाद देखेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर के पास तमाम मालूमात होती हैं मालूमात के हसूल के लिए कि इलेक्शन का माहौल कैसा बन रहा है, दहशतगर्दी के अंदर जो अपटेक आपको नज़र आ रहा है उसके असरात क्या हैं। हम उनके ऑफिस गए। ये याद रहे कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ऑलरेडी अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कह दिया है कि आप DI खान में होने वाले बहुत अंदोनाक दहशतगर्दी के वाक़े के मुजरमान को पकड़ें और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। मैंने उनसे पूछा कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा हैं जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात पर दहशतगर्दी का बराह रास्त असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लीडर्स को इलेक्शन के करीब थ्रेट्स बढ़ सकती हैं। तो ये थ्रेट्स जो हैं ये पर्सनैलिटी स्पेसिफिक हैं
या पार्टी स्पेसिफिक हैं या जेनेरिक हैं? ये हमने इनसे सवाल किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी असेसमेंट में इलेक्शन के हवाले से किस किस्म के ख़तरात मौजूद हैं। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, लेकिन आप निगरान सेटअप का हिस्सा हैं, वो सेटअप जिसने इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात के ऊपर दहशतगर्दी का बराह रास्त असर पड़ता है। लीडर्स जो हैं उनकी थ्रेट बढ़ जाती है इलेक्शन के करीब। ये थ्रेट पर्सनैलिटी स्पेसिफिक है या पार्टी स्पेसिफिक है या जेनेरिक है? बिलाल भुट्टो जरदारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर भी लगाई शोधा के वॉल पर जो आपने क्रिएट की है यहाँ पर, तो ज़रा उसके बारे में बताइए, क्योंकि लीडर्स बहुत कंसर्न हैं। जिनसे भी हम बात करते हैं हर कोई सवाल उठाता है जी कि इलेक्शन हमने क्या करवाने, हम तो कैंपेन नहीं कर सकते। देखिए होता क्या है कि ये तो अब टेररिस्ट के माइंड में चल रहा होगा कि उन्होंने क्या करना है, लीडर्स को टारगेट करना है, पार्टीज़ को। नॉर्मली अब हम जब असेस करते हैं तो हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। दूसरा जो हमें इंटेलिजेंस आती है, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, उसकी बुनियाद पर हम अपनी एक थ्रेट असेसमेंट बनाते हैं। जब उस थ्रेट असेसमेंट को मैं सामने रखता हूँ तो पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसको ना माजी में कोई थ्रेट था और ना शायद आने वाले वक्त में कोई थ्रेट हो। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपको ये सियासी तज्जिया है कि? देखिए ये सिर्फ सियासी तज्जिया भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ आज तक टेररिस्ट जो हैं, जो टीटीपी हैं, उनने हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। बाकी जमातों के अगेंस्ट उन्होंने कहीं ना कहीं लीडरशिप को टारगेट किया है। एएनपी की लीडरशिप को टारगेट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं, बल्कि दुनिया की लीडर थी और उनकी कमी जो है वो आने वाली नस्लें महसूस करती रहेंगी। तो इसी तरह उन्होंने मिनॉरिटीज़ से उन्होंने हर एक को टारगेट किया मासवाए पीटीआई। तो आपके पास आजकल कोई मालूमात नहीं है कि पीटीआई की क़यादत को, जो भी बच गई है, उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा है दहशतगर्दों से? देखिए एक चीज़ का है, अगर उनकी जो अगर इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारी कस्टडी में है। जो बंदा आपकी कस्टडी में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। और फिर जब हॉस्टाइल एजेंसीज़ होती हैं वो यकीनन ये काम करती हैं कि वो इस तरह के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करती हैं ताकि स्टेट एजेंसीज़ को ब्लेम किया जा सके, गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा सके। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनकी लीडरशिप को कोई टीटीपी की तरफ से थ्रेट है। और बाकी जमातों की क़यादत को? बाकी जमातों को देखें जी, मैं तो पिछली बार भी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने बात की, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। जो मुझे थ्रेट आया है तो मैं शेयर करूँगा। फिर वो जमात उनकी तरफ से वो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, तो मैं उनकी आपकी तौसीफ से उनको भी गुज़ार कर रहा था। तो और आप सिक्योरिटी किसको कहते हैं? हमने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जब वो तशरीफ़ ले गए थे कोयटा, हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। हमारे पास स्पेसिफिक थ्रेट था उनको हिट करने का, लेकिन अल्लाह का फजल है वो हमारे सिक्योरिटी मैयज़ थे और अल्लाह का फजल करम था और मौलाना साहब की अपनी दलेरी थी कि वो उस बच्चे। हम आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। अब हमारा काम थ्रेट शेयर करना नहीं, साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये बात दुरुस्त है, लेकिन थ्रेट शेयर करना भी इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सवाल पूछते हैं तो अब हम क्या खामोश हो जाएं, लोगों को, पाकिस्तानियों को न बताएं कि किस किस को थ्रेट है? एक ही सोर्स है या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं? दैश किसी को फोकस कर रही है, टीटीपी किसी को फोकस कर रही है, या एक ही सोर्स है इस थ्रेट का? देखिए आपको ना इसको अंडरस्टैंड करें कि इन सब की नानी एक ही है, चाहे वो BLA है, चाहे वो BRA है, चाहे TTP है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा है कि हम टेररिज्म को हमेशा सिर्फ TTP समझते हैं, या ये जो मज़हब के नाम पर है, मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कौमपरस्ती के नाम पे टेररिज्म है ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं है हमारा। हम इसको टेररिज्म कहते ही नहीं है। कभी नाराज़ बलोच कह देंगे, कभी क्या कह देंगे। हम उस वायलेंस की जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। तो ये जितने भी हैं ग्रुप्स, लश्कर जंगवी हो, TTP हो, दाइश हो या वॉटेवर, इन सब की नानी एक है, हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं, रॉ है और रॉ इनको फंड करती है। आप अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तानी कौम के ऊपर इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है। मैंने वो कहता हूँ रॉ फंडेड लश्कर है। ये वो इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी की सूरत में लड़ी जा रही है। और उसमें बदकिस्मती से हमारे अपने लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, और फिर उनकी लेजिटिमेट वॉइसेस जो हैं वो भी विद इन सोसाइटी आपको मिल रही होती हैं कि जो उनके वायलेंस को, फॉर एग्जांपल बलोच मिलिटेंट्स के हवाले उस कॉन्टेक्स्ट से अगर बात करें तो आपको पाकिस्तान की असम्बलीज़ में उनके लेजिटिमेट वॉइसेस नज़र आते हैं जो उनके लिए एक लॉबिंग कर रहे होते हैं या उनका जो नैरेटिव है उसको चला रहे होते हैं। अभी हम जब कहते हैं ये रियासत की लड़ाई है, अब CTD बलूचिस्तान का केस ले लें, कितने मुनज़्ज़म तरीके से इस रियासत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है कि हमने 2013 से लेकर या 2010 से लेकर 2018 तक सिर्फ एक ही बात सुनते थे, FC ये कर रही है। आप अपने प्रोग्राम्स में ज़रा निकाल लें या थोड़ा सा अपनी मेमोरीज़ में जाए, FC ये कर रही है, FC वो कर रही है, FC वो मिलाइन कर रहे थे उस फोर्स को जो काउंटर इंसर्जेंसी कर रही थी।
अच्छा, एफसीए ने फैसला कर लिया, उन्होंने अपनी पोस्टें ख़त्म कर दी, जो कि मैं समझता हूँ कि फ्री रन दे दिया उन्होंने बलूचिस्तान में, जिधर मर्जी से कोई आया जाए, उस फोर्स को मिलाइन कर लिया। अब उन्होंने सीटीडी ने काम करना शुरू किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, वो स्ट्रेंथन होने लगे। अब सारी अगेंस्ट सीटीडी की। सीटीडी के अफसरों को एक तरफ अभी 3 दिन पहले हमारे एक अफसर को वहाँ पर खुजदार में शहीद किया गया, एक तरफ उनको शहीद किया जा रहा है, एक तरफ उनके खिलाफ धरने और रैलीज़ निकाले जा रहे हैं, और उन धरने और रैलीज़ को हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो कॉम्प्रेस पॉलिटिकल जमातें हैं, वो न सिर्फ पैटर्नेज कर रही हैं बल्कि उनका साथ दे रही हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रही हैं उन रैलीज़ को, उनके खिलाफ वो रैलीज़ निकल रही हैं। एक तरफ हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो उनके खिलाफ FIRs का हुक्म दे देती है। ऐसे में ये जो जंग है, ये जंग कैसे लड़ी जाएगी तलत भाई? ये जंग सिर्फ क्या फ़ौज की है? ये जंग रियासत के सब लोगों की है। और सारे स्टेक होल्डर्स बैठे सर जोड़ें कि टेररिज्म का ये जो एक राइज हम देख रहे हैं, ये टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। आया इसका काउंटर कैसे करना है, जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान में किया, एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ बैठने की ज़रूरत है। ये तमाम माहौल जो आपने बयान किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी नानी एक, उनके प्लान्स, इलेक्शन के ऊपर उनका फोकस, बढ़ती हुई दहशतगर्दी, थ्रेट्स, ये कितना सिक्योर इलेक्शन का माहौल है उन अजला में जहाँ पे बिलखसूस ये दहशतगर्दी फैल रही है? इज इट स्केल ऑफ 1 to 10? 5 सिक्योरिटी है, 6 सिक्योरिटी है? अब कैंपेन्स करनी है, लीडर ने बाहर जाने, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अब किस किस को जलसों में तो नहीं मुहैया कर सकते? देखिए यही बात है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमारी जो एफर्ट है वो तो 10 out of 10 है कि ये तो एक हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जो इदारे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, नेवीज़, इंटेलिजेंस, सबकी ये ख्वाहिश है कि ये पीसफुल हो, कि एक पाकिस्तानी की जान जो है वो उतनी अहम है जितनी किसी और मुल्क के शहरी की है। तो हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंस है। लेकिन जाहिर है कि थ्रेट बहुत बड़ा है। इसको अगर स्केल में मैं करना चाहूँ तो शायद मैं ना कर सकूँ, क्योंकि अजम्पशन होगी और कल मैं कोड भी हो रहा हूँ, तो आई विल अवॉइड दैट। लेकिन ये है कि माहौल कैसा है, मतलब इसमें हो सकते हैं इंतखाब, कैंपेन्स हो सकती हैं फ्री? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए मसाइल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी फ़र्ज़ करें कि आप देख लें कि जेजुआई ने बाजोड़ में किया, उन पर अटैक हो गया। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कैंपेन पे गए, उन पर अटैक हो गया। सो एंड सो ऑन, लीडरशिप को थ्रेट है। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हर दफ़ा आप देखें, 13 के जो 2008 का इलेक्शन हुआ, उसमें मेरे अपने चाचा थे मरहूम, उनकी गाड़ी पे आईडी हुई। फिर अगली दफ़ा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और उनके बेटे को शहीद किया गया। फिर उससे अगले इलेक्शन में 18 में सिराज रईसानी साहब को शहीद किया गया, जो पाकिस्तान की बड़ी तवन्ना आवाज़ थी, बड़ी मजबूत आवाज़ थी वहाँ से, और उनको 300-200 साथियों के साथ शहीद कर दिया गया। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पॉलिटिशियन है जिसने इलेक्शन लड़ना है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो थ्रेट भी उस हिसाब से ज़्यादा है। ये बताइएगा कि आज वज़ारत ख़ारजा ने तो वाज़ेह अंदाज से अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको कहा है कि आप लोगों को हमारे हवाले करें। तो आप से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मालूमात कितनी एक्यूरेट हैं? ये एक रिटोरिकल किस्म का स्टेटमेंट है या इसके अंदर वाक़तन सब्सटेंस आपको नज़र आता है मालूमाती एतबार से? देखिए तलत साहब, ये जो टेररिज्म है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी इंसर्जेंसी हो या इस तरह की प्रॉक्सीज़ जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी जा रही हैं, उसकी सक्सेस की स्टोरी कहीं ना कहीं किसी और मुल्क में, किसी और सरजमीन में रहती है, चाहे वो किसी भी दुनिया में किसी हिस्से में हो। हमारे केस में अफ़गानिस्तान एक एग्जांपल है कि जो हमेशा से एक रहा है कि जब जब पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ी है, वहाँ कहीं ना कहीं अफ़गान सरजमीन का रोल होता है। मौजूदा जो उनकी अबूरी हुकूमत है, उन्होंने दुनिया से वादा किया है दोहा में कि वो अपनी सरजमीन टेररिज्म के अगेंस्ट इस्तेमाल होने नहीं देंगे। हमारी आज भी उनसे ये तवक्को है कि अपने उस वादे पे पूरा अमल करें। अभी रिसेंटली हमारे पास जितने भी अटैक्स हुए हैं, कुछ प्रोब हो रहे हैं, जो हो गए हैं, उसमें मैक्सिमम तादाद जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों की है जिन्होंने सुसाइड की है, और फिर उससे ज़्यादा उनकी है जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं। सुसाइड की ट्रेनिंग है, टारगेट सेलेक्टिंग है, वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से ताने बाने उसके मिलते हैं। तो दिस इज़ अलार्मिंग फॉर अस। हम ये हमारी ये ख्वाहिश भी है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है, हमारे इस्लामी बरादर मुल्क है, वो अपने उस वादे पर अमल करे, और इखलाकी तौर पे उनकी सरजमीन अगर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है तो ये मेरा ख़्याल है कि अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब पाकिस्तानी कौम जो है वो
और हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे। बिकॉज डीआई खान जो है ना वो आपको अपस्केल होता हुआ नजर आता है दहशतगर्दी का, इंटेंसिटी के अंदर, स्केल के अंदर, स्कोप के अंदर, प्रेपरेशन के अंदर, और फिर ज़ाहिर जो शहादतें हुई हैं उनके नंबर्स के एतबार से। इससे पहले ड्रिप टेररिज्म तो हो रहा था, लेकिन आपको लगता है कि अब शायद इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं तो ज़्यादा डेवास्टेटिंग किस्म की प्लानिंग हो रही है, या ये एक वन ऑड उनको मौका मिला और उन्होंने स्ट्राइक किया? देखिए, अंडरस्टैंड करें इसको कि जनूबी जो अजला हैं केपी के, उनकी बॉर्डरिंग एरियाज़ जितने भी हैं वो एजेंसीज़ जो एक्स फाटा हैं उसके साथ मिलते हैं, और फिर हमने अपीज़मेंट पॉलिसी से उनको स्पेस दे दी। उन्होंने अपनी स्पेस रीगेन कर ली हमसे, वो रीस्ट्रेंथन हो गए, रीग्रुप हो गए, अब वो अटैक्स कर रहे हैं। अपीज़मेंट कौन सी पॉलिसी? हमारी अपीज़मेंट की पॉलिसी इमरान खान साहब के ज़माने में हमने सुनी कि टीटीपी के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। हमारे सेनेटर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप गया और वहाँ सेल्फियाँ ले रहा था टीटीपी के साथ, जिन्होंने हमारे बच्चे मारे, जिन्होंने हमारी ख़वातीन मारी, हमारे बाज़ारों में धमाके किए, हमारे मस्जिदों में धमाके किए, हमारे प्ले ग्राउंड्स में धमाके किए। ऐसे लोगों के साथ जब मुज़ाकरात होंगे और वो इंसर्जेंट हैं, देखिए इंसर्जेंट का बड़ा अच्छा सा फार्मूला है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। वो जब मुज़ाकरात या अपीज़मेंट की जो पॉलिसी आती है ये उनको फेवर करती है। आप तारीख़ी तौर पे देख लेंगे पाकिस्तान ने जब टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात किए हैं उसकी स्पेस उन्होंने ली है, और उन्होंने वो रीग्रुप रीस्ट्रेंथन होकर हमसे लड़े। तो ये जो अपीज़मेंट की पॉलिसी थी इसने हमें नुकसान पहुँचाया। जनूबी अजला में इस वक्त आप राइस देख रहे हैं। इलेक्शन देखें, इलेक्शन फोकस होगा। टेररिस्ट जब सोचते हैं तो वो इवेंट्स ज़रूर देखते हैं। आप देखें 16 दिसंबर जो है वो कभी खाली नहीं जाता। इसी तरह अब अगर आप बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 14 अगस्त खाली नहीं जाता, उस वक्त टेररिस्ट कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अब इलेक्शंस में पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान इलेक्शन में जा रहा है उसकी तरफ है, तो ज़ाहिर है टेररिस्ट जो हैं उनकी भी एक थॉट है, वो थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं और ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं। फिर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इलेक्शन में ज़्यादा एक्सपोज होती है, वो जलसों में जाते हैं, जुलूसों में जाते हैं, पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, उससे वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, तो थ्रेट जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो वाक़यात जितने भी हो रहे हैं 78% राइज़ है। जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए ना तब से ये राइज़ चल रहा है और ये राइज़ बढ़ता जा रहा है। अब रियासत जो है उसको एक चीज़ जो मुझे तलत साहब यहाँ आके भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमने इस लड़ाई को ना बसा औकात ये समझा हुआ कि सिर्फ फ़ौज की लड़ाई है। ये रियासत के ख़िलाफ़ लड़ाई है, ये सिर्फ फ़ौज की लड़ाई नहीं है, ये जुडिशरी ने भी लड़नी है, ये मीडिया ने भी लड़नी है, ये पार्लियामेंट ने भी लड़नी है, ये मेंबर पे बैठा है इमाम मस्जिद ने भी लड़नी है, सिविल सोसाइटी ने लड़नी है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि हमने कहा हुआ है कि बस फ़ौज की और इंसर्जेंट्स की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। और जब तक ये स्टेट के सारे पिलर्स मिल के टेररिज्म को अंडरस्टैंड करें पहले, फिर उससे बढ़कर लड़ने से पहले विल टू फाइट है। विल टू फाइट जब इस कौम के अंदर आ जाएगी तो ये जंग हमने जीती थी। ये तो मतलब कोई अनहोनी बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है, कोई तारीख की बात नहीं है। हमने अपनी गलतियों से दोबारा जीती हुई जंग हमें जीतनी पड़ रही है। फिर हमें वो फ्लैश ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, फिर हमें हार्डन मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ख़ास तौर पे आपके बॉर्डर्स, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब बॉर्डर सिक्योर हो जाएंगे फिर विद इन पाकिस्तान मसाइल इतने मुश्किल नहीं होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिश बड़ी है कि वो इंतखाबात के ज़रिए अपने आप को रिडीम करवा पाएँ, लेकिन हमारा मानना यही है कि जब तक वो इन तमाम सवालों के जवाब खुद मुहैया नहीं करेंगे उनका बयानिया मौसर नहीं होगा। और अगर बयानिया उनका मौसर हो भी जाए तो उसके लिए इंतखाबात का होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके रास्ते में आपको अदालती, सियासी और दहशत गर्दी के मामलात फ़िलहाल खड़े होते हुए नज़र आते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।